नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर क्लास 8 का कल के होने वाले हिंदी विषय का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं और साथ ही दोस्तों आप लोग को यह भी बताया जाएगा कि आप कम समय में तैयारी करके कैसे हिंदी विषय में 50 में 50 अंक ला सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए ताकि मैं आगे भी आप लोग की इसी तरह से मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी विषय में सबसे पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग टर्म 2 के सिलेबस को पढ़ के जाएं। टर्म 2 के सिलेबस से आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इंग्लिश विषय में आप लोगों का टर्म 2 के सिलेबस से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे। आउट ऑफ सिलेबस से बात करें दोस्तों तो केवल 2 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, यहां पर बात करें कि कौन कौन सा टर्म 2 के अंतर्गत हिंदी विषय में आप लोग के चैप्टर्स आ रहे हैं, तो सिलेबस आपके सामने हो दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है टर्म 2 में वो है आपका अमरूद का पेड़, दूसरा आपका राम का भरत को संदेश, तीसरा है बस की यात्रा, फिर आपका हुंडरू का जलप्रपात, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, गुरु शिष्य और अपराजिता। तो ये सभी चैप्टर्स आपको टर्म 2 के लिए अच्छे से तैयारी करके जाना है। मैं सारे चैप्टर का एक एक करके आप लोगों को हर एक चैप्टर को अभी कंप्लीट कराने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। टर्म 1 का जो सिलेबस है अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका केवल जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स को एक बार रिपीट कर लीजिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आप लोग को स्पेशली जो है अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो टर्म 2 के जितने अंदर सिलेबस में दिया गया क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला हूं उसको अच्छे से करके जाइएगा। और साथ ही दोस्तों, लेटर राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग, वो ग्रामर से क्या क्या पूछे जाएंगे मैं अभी सबका कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं एग्जाम का पैटर्न के बारे में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है हिंदी विषय का एग्जाम का पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश विषय का एग्जाम का पैटर्न को समझा था उसी तरह से हिंदी विषय का एग्जाम का पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखे आप लोगों ने कि इंग्लिश विषय में आप लोगों को 2 पैसेज दिए गए थे। पहला जो पैसेज था उसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और दूसरा पैसेज में आपका 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। यानी दोस्तों हिंदी में भी इस टाइप के रहेंगे। तो यानी पहला जो पैसेज रहेगा दोस्तों उससे आपको 6 क्वेश्चन का आंसर्स देना है, ठीक है। यानी 6 प्रश्नों के उत्तर देना है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी टोटल आपका 12 अंक हो गया। दूसरा जो आपका गद्यांश रहेगा, पैसेज रहेगा, उसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें हर एक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी आपका कुल 8 अंक हो गया। यानी दोस्तों आपको पैसेज से ही जो है गद्यांश से ही आपको कुल जो है 20 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर निबंध और पत्र लेखन की, तो निबंध और पत्र लेखन में से किसी एक का आंसर आपको देना है और जब आप किसी एक को जिसको आपको अच्छे से आता है उसका आंसर को आप लिखिएगा तो उसमें आपको जो है 10 अंक मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला जो रहेगा वो रहेगा आपका व्याकरण से। तो व्याकरण से आपको किसी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन में से आपको जो है हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेंगे, यानी दोस्तों 8 अंक व्याकरण से मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों साहित्य की बात करें यानी पाठ्य पुस्तक से, तो पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से केवल आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और हर एक के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। यानी दोस्तों पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर से आपको 12 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं सारा जो आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। तो इसी तरह से आप लोग को एग्जाम का तैयारी करके जाना है। तो दोस्तों देखा आप लोग को कैसे तैयारी करना, इसी तरह से स्मार्ट वर्क तैयारी करके जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए, ठीक है। केवल अगर आप लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करके जाएंगे तो ज्यादा मार्क्स आप नहीं ला सकते दोस्तों। केवल जो यहाँ पे आपने देखा कि पाठ्य पुस्तक से 12 अंक के पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया था उसमें जो आपका यहाँ पे निबंध और पत्र लेखन देख रहे हैं उसके साथ आपका 10 अंक का क्वेश्चन आंसर्स भी पूछा गया था। तो आप लोग को जो बेस्ट लगे आप लोग उसे को कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो मैंने बाकी सारी चीज बताए उसको भी आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा अगर आपको हिंदी में भी अगर 50 में 50 नंबर लाना है, ठीक है। तो यही सब चीज आपको अच्छे से करके जाना है। तो दोस्तों आप सबको जो है एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जो है समझ में आ चुका है। आप दोस्तों बात करते हैं जो सबसे पहले आप लोग का रहने वाला है वो रहेगा आपका पैसेज यानी गद्यांश रहेगा, ठीक है। जिसमें आपके पास क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर्स जो है पैसेज में दिया रहेगा उसको खोज के आपको लिखना है। ये ऑलरेडी आप सभी को आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये जो पैसेज आपको 20 नंबर दिलाने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में 20 अंक के पैसेज से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है चैप्टर्स। तो हर एक चैप्टर से आपको टोटल क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों, तय मानिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप लोगों का जो चैप्टर वाइज चैप्टर अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो अमरूद का पेड़ जो चैप्टर है उससे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए। मैंने ऑलरेडी आप लोग को इंग्लिश में भी बताया था कि जो जो चैप्टर है उसका ऑथर यानी लेखक और कवि का नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अमरूद का पेड़ जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो है क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे अमरूद के पेड़
अमरूद का जो पेड़ है कहानी के लेखक कौन है? तो अमरूद के पेड़ के कहानी के लेखक है आपका ज्ञान रंजन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अमरूद का पेड़ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये क्या है दोस्तों? कहानी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, लेखक की मां कहां जेल गई थी? तो लेखक की मां कहां जेल गई थी? अजमेर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, लेखक के पिता कैसे आदमी थे? तो राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले थे, ठीक है। कौन? लेखक के पिता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, कहां के अमरूद प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका आंसर इलाहाबाद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ क्यों काटा गया? ठीक है, तो अधिकतर जितने भी कारण होते हैं दोस्तों उसके पीछे कहीं ना कहीं अंधविश्वास होता है, और इस पाठ में भी जो आपको बताया गया है अमरूद के पेड़ के काटे जाने का कारण क्या था? अंधविश्वासी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। आप लोग मालूम होना चाहिए कि लास्ट में जो क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं निबंध और पत्र लेखन के साथ 2-3 क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो इसमें से जो जो चैप्टर के अंतर्गत आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा वो सभी क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं, ठीक है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला तय मानिए, ठीक है। अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक और उनके भाई बहनों को एक साथ जोड़ती है? दोस्तों जिन्होंने पाठ पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि अमरूद के पेड़ की छाया लेखक और उसके भाई बहनों को एक साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद के पेड़ की छाया में बेत की कुर्सियों, किसकी कुर्सियों में? बेत की कुर्सियों में बैठकर चर्चाएं करते थे, जिससे उनके बीच उम्र का फर्क जो है मिट जाता था, ठीक है। उम्र का फर्क जो है उन लोगों के बीच मिट जाता था और उन लोगों में एक दोस्ताना व्यवहार पनपता था, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषा में लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है? लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ जो है अब कट चुका था, और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर आगे बढ़ रहे थे तब लेखक की मां को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया था, ठीक है। उनकी मां जो है शुभ अशुभ वाले बातें सोच रही थी, ठीक है, और जिसके कारण जो है पेड़ को आगे चल के काट भी दिया जाता है, ठीक है, और इससे जो है लेखक को काफी ज्यादा उदासी अनुभव होता है, ठीक है। और लेखक के प्रति बड़ों में कोई भी जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया, लेखक के प्रति बड़ों में कोई स्वागत भाव भी नहीं था, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और जिसके कारण ही आप लोगों को पता है अधिकतर परिवार में जब भी कोई भी कोलाहल होता है, आपसी विवाद होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक अंधविश्वासी कारण होता है जिससे आपसी भाईचारा भी कहीं ना कहीं टूट जाता है, और जो कि इस पाठ में आप लोगों को काफी बड़ा एक संदेश दिया गया दोस्तों। तो आप लोग इसे अपने शब्दों में ही बना के लिखिएगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेके आना है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला जो चैप्टर देख रहे हैं वो है आपका बस की यात्रा, और इससे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, बस की यात्रा पाठ के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा हरिशंकर परसाई है। बस की यात्रा पाठ जो है दोस्तों यह कौन सी विधा है? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सी विधा है, तो आपने पढ़ा है इस चैप्टर को, या मालूम होना चाहिए आप लोगों को ये कौन सा है विधा? हास्य व्यंग्यात्मक विधा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कितने मित्र बस में यात्रा कर रहे थे? तो 5 मित्र जो है बस पे यात्रा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, बस क्यों रुक गई? तो बस जो है रुक गई थी दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि बस कैसा था, बहुत ही ज्यादा पुराना और खटारा बस था, ठीक है। और बस में क्या हो चुका था दोस्तों, बस की टंकी में छेद होने के कारण जो है वहां बारिश की पानी टपकने लगा, जिसके कारण जो है बस रुक गई थी, ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से ना सफर करने की सलाह क्यों दी? तो लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को जो है बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। यानी बस का जो है जर्जर दशा से क्या था, सभी को ही परिचित था। बस कब कहाँ खराब हो जाए यह कहना जो है मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचाई देगी यह कहना भी मुश्किल था। यानी बस इतना ज्यादा खराब था दोस्तों, ठीक है, जर्जर स्थिति में था कि बस कहीं भी खराब हो सकता था, और जो है वो बस यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा यह भी कहना मुश्किल था, ठीक है। तो इसलिए जो है लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह दी थी, ठीक है। इसे आप लोग अपने भाषा में भी बना के दोस्तों आसान भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों 14 वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आंसर में क्या लिखेंगे, जर्जर बस होने के कारण लेखक को लगता था कि बस की स्टीयरिंग फेल ना हो जाए जिससे किसी पेड़ से टकरा जाए। यदि
पेड़ से टकरा जाए तो उसकी मौत जो है निश्चित ही आ जाएगी। इसलिए सड़क के किनारे किनारे खड़े पेड़ को जो है लेखक अपना दुश्मन जैसा ही उन्हें लग रहा था। ठीक है, तो ये आप लोग आसान भाषा में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए क्यों उतारे हो गए थे। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, बस में जो है ऑलरेडी बस खटारा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बस क्या होता है, बस में खराबी थी, इसलिए जो है बस क्या होता है आगे चल के रुक जाता है। किंतु कुछ यात्रियों ने समझ बैठा कि बस खराब नहीं हुआ है, ड्राइवर जो है जानबूझकर रोकी है और खराब होने का बहाना किया है। ठीक है, उनके अनुमान के हिसाब से, यानी बाकी जो यात्री थे उनके अनुमान के हिसाब से बस ड्राइवर का जो है डाकू और लुटेरों के साथ क्या है, साठगांठ है, इसलिए वे ड्राइवर को मारने के लिए क्या हो गया था, उतारू हो गए थे। ठीक है, इसे भी आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। क्या है, क्वेश्चंस देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों, उसके पाठ के लेखक कौन है पूछा गया, तो क्या होगा आंसर, कामता प्रसाद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, हुंड्रू जलप्रपात जो है किस प्रकार की रचना है, तो यात्रा संस्मरण जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। जिनका आंसर करेक्ट होगा उन्हें जो है लाइक कमेंट करके फीडबैक दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि आप लोग सभी झारखंड के ही जो है स्टूडेंट्स है, तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा देख लूं कि किनका किनका जीके स्ट्रांग है और किनका तैयारी अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 243 फुट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज अपना लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं समझूं कि आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आगे भी जुड़ के रहेंगे, ताकि आप लोग 9 क्लास का भी तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके से आप लोग अच्छे से कर पाए। एक एक चैप्टर को डिटेल के साथ आप लोगों को 9 क्लासेस का तैयारी कराया जाएगा। तो कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ के एक साथ आप लोग तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं वो है आपका, क्या पूछा गया, छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, लेखक ने छोटा नागपुर जो कि वर्तमान में झारखंड है की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहा है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा, यहाँ की जलवायु स्वस्थवर्धक है, जिससे सभी जो है सदैव स्वस्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो होते हैं दोस्तों, यहाँ के जलवायु काफी अच्छा है, जिसके कारण लोग जो है कम बीमार पड़ते हैं और सदैव क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें नदी, ठीक है, नदी अपने किनारों पर रहने वाले लोगों को क्या करती है, अमृत बांटती है, यानी जल जो है साफ सुथरा पानी लोगों को बीच जो है उपलब्ध कराती है। झरने मन को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करता है। खानों में कोयले और अभ्रक, ठीक है, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फूल आदि झारखंड का कोष से भरे हुए हैं। ठीक है, इसी छोटा नागपुर पहाड़ी में। ठीक है, समग्र छोटा नागपुर जो है इसी कारण से एक स्वर्ग का टुकड़ा जो है प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लिख के आना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि एक और पृथ्वी अपने कोसों को उगल रही है, वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। ठीक है, भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि झारखंड की धरती खनिज संसाधन से समृद्ध है। ठीक है, इसलिए दोस्तों झारखंड को जो है रूर प्रदेश कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ लोहा, बक्साइट, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर आदि तो झारखंड का खजाना भरा ही है। साथ ही कोयला यहाँ की इतनी प्रचुरता है कि उसके माध्यम से लोग जो है सुखी संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, झारखंड में जो है आप जानते हैं कि धनबाद जो है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो है काफी ज्यादा मात्रा में झारखंड में कोयला भी पाया जाता है, जिससे झारखंड ही नहीं दोस्तों बल्कि हमारा देश और विदेशों तक भी ये कोयला जाता है और लोगों के घर में रोशनी लाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप लोग लिखिएगा, जो कि कवि अपने शब्दों में कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के आंसर्स को देख लेते हैं। बिल्कुल ही याद नहीं करना है, रटना नहीं है, अपने शब्द में बनाकर एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तय मानिए आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा दोस्तों वो क्या है, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, झारखंड में इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो छोटा नागपुर हम सभी जानते हैं एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु की कई विविधताएं मिलती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ की बात करें दोस्तों तो ये जो है खनिज से समृद्ध है, क्योंकि आपने देखा यहाँ लोहा पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है,
है, अभ्रक पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो ये जो है दोस्तों खनिज संपदा से जो है समृद्ध है। यहाँ कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिज जो है बड़ी मात्रा पर उपलब्ध है। ठीक है, और झारखंड छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है। ठीक है, इसको आपको आंसर में लिख के आना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा गया छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। ठीक है, तो यहाँ लेखक किन झरनों की बात की है। ठीक है, तो कौन कौन से झरनों के बारे में अपना जो है पार्ट में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जोन्हा जलप्रपात, फिर दसम जलप्रपात, हरणी जलप्रपात, सीता जलप्रपात, ठीक है, अन्य जलप्रपात। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से आप लोग जो है कौन सा जलप्रपात पर गए हुए हैं। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग भी जो है प्रकृति से प्रेम करते हैं और घूमना आप लोग को भी मेरे तरह पसंद है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैंने जो है एक ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है। तो प्लीज आप लोग उस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, गुरु शिष्य पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, और काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, गुरु शिष्य किस प्रकार की रचना है, तो होगा संस्मरण का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। तो लेखक जो है फर्श पर क्यों बैठ गया था, क्योंकि द्विवेदी जी के प्रति सम्मान भाव के कारण जो है वो फर्श पर ही बैठना पसंद किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुन्नू कौन था। ठीक है, तो मुन्नू कौन थी दोस्तों, मुन्नू जो है द्विवेदी जी की बेटी थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी जी कहाँ पढ़ाते थे। तो द्विवेदी जी कहाँ पढ़ाते थे दोस्तों, काशी विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा, काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, काशी विश्वविद्यालय विस्तृत क्षेत्र में फैला है, इसका निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया है, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए हैं जिससे सड़क पर धूप नहीं लगती है, सड़क के किनारों बाईं और महिला विद्यालय तो दाईं और सुंदरलाल अस्पताल विराजमान है, ग्रामीण स्त्रियां जो है कहीं घास काटती दिखाई देती है तो कहीं काम करते हुए, कहीं पर अनेक संगीतमय वातावरण गुंजमान हो रहा है तो कहीं हंसी ठाठे अथवा झगड़ा, कुल मिलाकर समस्त क्षेत्र जो है अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, काशी विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने की थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत किसी का एक ड्रीम होता है कि हम लोग भी यहाँ जाके पढ़े। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस चैप्टर से और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। ठीक है, तो प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी के प्रति कुछ सम्मान भाव तो कुछ संभ्रम के कारण लेखक सीमेंट के बने आसनों पर ना बैठकर फर्श पर ही बैठ गया। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि लेखक जो है जब हाजिरी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, तो उनके घर जब गए तो उन्हें सीमेंट के बने आसन दिखाई मिले, लेकिन वहां पे वो बैठना में संकोच किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पे हमारे आचार्य जी यहाँ पे बैठते होंगे। ठीक है, और वहां पे बैठना मेरे लिए जो है उनका सम्मान ना करने के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए उस संभ्रम के कारण जो वह जमीन पर ही जो है फर्श पर ही बैठना पसंद किए। लेकिन आजकल के स्टूडेंट कैसे हैं, जैसे ही क्लास खाली मिलता है टीचर के कुर्सियां खाली रहती है और वहां जाकर वह बैठ देते हैं। ठीक है, तो ये सब कई कारण है दोस्तों, और उस सभी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें शिक्षक का कैसे सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो उस समय देख सकते हैं लेखक जो है इस कारण से उन्हें लगा कि इस पर टीचर बैठते होंगे और उन पर अगर हम बैठ देंगे तो उनके प्रति ये असम्मान का भाव होगा, इसलिए वो उसकी जगह पर ना बैठकर वो जमीन पर ही वो बच्चा बैठना पसंद किया। ठीक है, लेखक पसंद किया। तो दोस्तों इससे आप सीख ले सकते हैं कि टीचर के प्रति सम्मान कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है कि इससे पहले लेखक जब काशी विश्वविद्यालय जाने से पहले वो पढ़ते थे किसमें, BSAD कॉलेज में वो पढ़ते थे। ठीक है, तो कानपुर के अध्यापक जो है लेखक को जो है काफी ज्यादा होशियार मानते थे और उन्हें विश्वास था कि वह जो है लेखक जो है टॉप करेगा, लेकिन जो है यहाँ पे लेखक 3 अंक से जो है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से उनका 3 अंक कम आया। ठीक है, इसलिए जो है लेखक शर्म के मारे कानपुर से कहां भाग आया था, आपका बनारस। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो वहां पे याद रखिएगा लेखक जो है आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी से जब वो मिलने जाता है तो उन्हें हाजिरी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आप किसी भी जगह जाकर आप कहीं भी रह के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके चारों तरफ ज्ञान का भंडार है, बशर्ते कि आप ज्ञान लेने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये इस
चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है दोस्तों, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें काफी नॉलेज भी मिला होगा और वो जो है अपने देश के प्रति, अपने गुरु के प्रति कैसे सम्मान भाव रखना चाहिए वो भी इस चैप्टर के थ्रू से सीखे होंगे। ठीक है, तो किसने किसने पढ़ा है नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका अपराजिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख सकते हैं, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर शिवानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, अपराजिता पाठ में अपराजिता कौन है, तो अपराजिता का नाम जिन्हें अपराजिता कर संबोधित किया जा रहा है वो है डॉक्टर चंद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, तो डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, तो किस बीमारी ने, पोलियो। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, डॉक्टर चंद्रा किस विषय पर शोध की सामग्री खोज रही थी, तो होगा आंसर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्लास 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। दोस्तों क्या पूछा गया, पे देख सकते हैं, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी मां थी जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे VVI कर लीजिएगा और ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन में से है। क्या पूछा गया, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है, तो अपराजिता का अर्थ होता है दोस्तों जो कभी पराजित ना हो। ठीक है, जो कभी हार ना माना हो या जो कभी हारा ना हो। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपराजिता से संबोधित किया है। ठीक है, जो डॉक्टर चंद्रा जो है उन्हें लेखिका ने क्या किस नाम से संबोधित किया, अपराजिता नाम से संबोधित किया है। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। ठीक है, वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता की शिखर को छू लेती है। विषम और विकट परिस्थिति में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा और हर एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट में, हर किसी में जो है अपराजिता से सीख लेनी चाहिए कि उन्हें विकलांगता के बावजूद जो है उन्होंने जो सोच के रखा था मुझे यह बनना है और मैं यह बन के ही रहूंगी, इस चीज को जो है मैं मंजिल को हासिल करके रहूंगी और अंततः वो इस चीज को मंजिल को हासिल कर ही लेती है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप लोग जो भी बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आर्मी बनना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो जिस सेक्टर में भी आप जाके देश की सेवा करना चाहते हैं उस सेक्टर में आप दृढ़ निश्चय रहिएगा और अपना लगन और दृढ़ निश्चय को जारी रखिएगा। एक ना एक दिन आप जरूर बनेंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है आप सभी पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा लाइन जो है इस पाठ में कहा गया और इसका जो है आशय आप लोग स्पष्ट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ किनका किनका तैयारी अच्छा है इस चैप्टर पर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो है गद्य खंड से जितने भी चैप्टर्स था उसे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पद खंड से देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग ग्रामर से भी देखने वाले क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और निबंध और लेटर राइटिंग से भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने गद्य खंड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो जो चैप्टर्स से पूछे जा रहे थे, सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया आप लोग को। अब दोस्तों हम लोग पद खंड यानी काव्य खंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी मैं बता दे रहा हूं और इसी से आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग का निबंध और पत्र लेखन से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले उसे भी मैं बताने वाला हूं, तो धैर्य से थोड़ा सा सुनिएगा और उसी में से क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे। क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है कि इस पाठ में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आसान भाषा में इसको लिखिएगा, मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, टाइम कम है और इसका पीडीएफ जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जिनको चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम में मुझे जाकर मैसेज कीजिएगा, आपको वहां भी पीडीएफ अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी, तो यहाँ पे आंसर लिखा गया, इसे आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा।
अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है। ठीक है, इसको करके जाइएगा, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको जरूर करके जाइएगा। अपने राज्य की प्रजा यानी परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही क्या कहलाता है, राजधर्म कहलाता है। आप लोग जानते हैं इसका आंसर बहुत किसी ने ऑलरेडी याद किया हुआ है, जिनका तैयारी अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने रामायण देखा होगा उन्हें भी ये मालूम होगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसका आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों इस तरह के जो काव्य खंड होते हैं दोस्तों, उसमें जो होता है आप लोग का अर्थ भी आशय भी स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है, तो स्पष्ट करने वाले क्वेश्चंस भी आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आशय स्पष्ट करने वाले क्वेश्चंस है, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के चैप्टर्स को देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला कविता पूछे जाने वाला है दोस्तों, वो है आपका बूढ़ी पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर है उस चैप्टर से यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है, तो इस कविता में कवित्री पृथ्वी पर निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति से क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, पहाड़ का सीना पहाड़ को तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों से दहलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है। ठीक है, तो कवित्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के आदमी होने पर संदेह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, और इसी में से आप लोग को कल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। इसके बाद व्याकरण से आप लोगों को क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का नाम लिखा गया है, और ये सभी टॉपिक्स आप लोग क्लास 6 और 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको बस एक बार जो है आप लोग ग्रामर किताब निकाल के एक बार रिवीजन कर लीजिए, और इसी में से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, और इस टॉपिक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्लास 6 और 7 में ऑलरेडी आपने तैयारी करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। इसके बाद दोस्तों पत्र लेखन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पत्र लेखन जो कि आपको एग्जाम में 10 अंक दिलाने वाले हैं दोस्तों, इसको अच्छे से करके जाइएगा प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पत्र मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपका है, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता के मिलने पर बधाई के लिए पत्र लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस लिख दीजिएगा, जिस मित्र को लिख रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वो अपने शब्दों में बना के लिख दीजिएगा, और लास्ट में अपना जो है नाम लिख दीजिएगा, तुम्हारा मित्र अपना नाम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। ठीक है, अगर अपने संबंधियों सगे संबंधियों को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वो कहलाता है अनौपचारिक। ठीक है, अगर हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं या बड़े पदाधिकारी या विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखते हैं तो वो कहलाता है औपचारिक। ठीक है, और उसके लिखने का तरीका अलग होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है, प्रधानाध्यापक को विलंब दंड से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा में लिखते हैं, फिर प्रधानाध्यापक लिखते हैं, अपने स्कूल का नाम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हैं उसका डेट लिख दीजिएगा, क्योंकि आप उसी दिन लेटर को लिख रहे हैं। और किस लिए लेटर लिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विषय दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी, विलंब दंड शुल्क से मुक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा विलंब दंड शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो लिखते हैं, नीचे में एक लाइन छोड़ के लिखते हैं महोदय। ठीक है, फिर आप इस तरह से बना के पूरा लिख दीजिएगा जो जो आप कहना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम। ठीक है, और किस क्लास से है, रोल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे और लेटर क्या इंपॉर्टेंट उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया था, जो लेटर की छुट्टी वाला लेटर पूछा जाता है, तो छुट्टी वाला लेटर आपका हिंदी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, तो उसी तरह से जैसा मैंने फॉर्मेट बताया उसी तरह से लिखिएगा। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, जिस तारीख को लेटर लिख रहे उसका वो डेट दे दीजिएगा, कारण क्या है, 4 दिनों के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद जिस कारण से आप जो है छुट्टी ले रहे हैं वो लिख दीजिएगा रीजन। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, अपना नाम, रोल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, और क्लास। ठीक,
तो इस तरह से आप लोग जो है लेटर लिखिएगा। ध्यान रखना है लेटर में सारा चीज जो है आपका जो दाएं तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे दाहिने तरफ भी लिखते थे, लेकिन अब जो है जितना भी कुछ लिखते हैं वो सारा चीज हम लोग अपने बाएं तरफ लिखते हैं, दाहिने तरफ नहीं लिखते दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से इस फॉर्मेट में बना के आपको लिखना है और साफ सुथरा लेटर लिखने का तरीका होता है एकदम नीट एंड क्लीन जो है आप लोग को लिखना है, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग का 10 नंबर यहाँ पे कंफर्म होता है। अगर कोई निबंध करना चाहता है तो निबंध का भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, वो सब निबंध आप लोग करके जाइएगा, तय मानिए उसी से में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे निबंध लेखन से आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स में बता दे रहा हूं, इसमें से भी आपको 10 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा इंग्लिश में पूछा गया था। अगर आपको निबंध अच्छे से आता है तो निबंध लिखिएगा, अगर आपको पत्र अच्छे से आता है तो पत्र लिख के आइएगा, ठीक है। दोनों में से आपको किसी एक को लिखना है और एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आप लोग करके जाइएगा, जैसे आपका विद्यार्थी आदर्श जीवन पूछ सकता है, ठीक है, अनुशासन पूछ सकता है, स्वतंत्रता दिवस पूछ सकता है, समाचार पत्र, दुर्गा पूजा, हमारा देश भारत, ठीक है, बिरसा भगवान, ठीक है, पुस्तकालय, ये सब जो है क्लास 8 में कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसी में से आपका कोई भी निबंध दिया जा सकता है, ठीक है। अगर निबंध आपको अच्छे से मालूम है तो निबंध लिखिएगा, वरना आप लोग लेटर लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में वैसे दिया गया था निबंध, पत्र लेखन या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे वो लिख के आइएगा, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल डिटेल में बता दिया गया कि कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज आप लोग अच्छे से करके आइएगा। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी विषय में इस तरह से अपना प्लान के हिसाब से तैयारी करके जाए और 50 में 50 अंक लेकर आए। दोस्तों जो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज हर एक के व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक फ्रेंड्स तक, हर एक झारखंड के कोने कोने तक, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करें, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप लोग जब इस तरह से हेल्प करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कमेंट करके नीचे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। जिनको ये पीडीएफ चाहिए होगा, मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया है, आप लोग वहां मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं, ठीक है। आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के भी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि क्लास 9 का धमाकेदार तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।